स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल अपने लास्ट में मैंने 2 स्ट्रक्चर में बोल के गया था, घर पे जाके ट्राई किया था क्या? ऊपर करना सर। मेटा फॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर +5, बेसिसिटी 1, पायरो में +4, बेसिसिटी 4। प्रिंस का आ गया। छवि गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। छवि तुम्हारा कितना आया यार? इतने बड़े बड़े लिख दिए, शॉर्ट में लिख देते। चलो +3। नाइट्रोजन कहाँ आ गया? फॉस्फोरस की बात करें, अच्छा ऑक्सीडेशन ON है क्या? बेसिसिटी 0, बेसिसिटी 0 होगी। चलो देखते हैं कैसे होगी। और किसी का आंसर बाकी का आया था? शुभम किया था ट्राई? अभिषेक, लवीस, रेहान, अंशु ट्राई किया था बेटा? चलो देखते हैं बेटा, अपना मैच करना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना आया, कैसे आया, आपने कहाँ गलती की है। आंसर सही हो रॉन्ग हो डजंट मैटर, क्योंकि हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस टेस्ट पेपर या एग्जाम पेपर में सही होना जरूरी है बेटा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है एफर्ट करना, ट्राई करना। तो चलो देखते हैं आपने जो एफर्ट किया सही डायरेक्शन में किया या गलत डायरेक्शन में किया। तो कहाँ गलती करो समझना है इस चीज को। अपन 4 स्ट्रक्चर पढ़ी थी क्या? फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस पर ऑक्सीफॉस्फोरिक एसिड 4 पढ़ी थी ना बेटा? ठीक है। नंबर 5 पर अपन बात करते हैं बेटा। नंबर 5 वाली मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड। चलो बेटा अपना आंसर मैच करना, किस बच्चे का देखो कितना आया है। सबसे पहली बात तो बच्चों देखो, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोला है तो मान लो मुझे पता नहीं है, इसका फॉर्मूला HPO3 होता है, ठीक है बेटा? मुझे नहीं पता। अरे देखो बच्चों कैसे करना है, लेकिन हमें तरीका जरूर ध्यान है। मेटाफॉस्फोरिक, मेटाफॉस्फोरिक, मेटा बना है फॉस्फोरिक से तो बना है, तो सबसे पहले फॉस्फोरिक मैंने कहा एक इक वाला जरूर ध्यान रखना है। क्लियर है? तो बच्चों देखो पहले फॉस्फोरिक वाला लिख दो H3PO4। H3PO4 ये अपना क्या होता है बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड होता है, ये फॉस्फोरिक एसिड होता है बेटा। क्लियर है? अभी ये बताओ इससे मुझे मेटा बनाना है, इसमें ऑक्सीजन जोड़ू या घटाऊं? H2O माइनस करना है, याद है ना बच्चों? तो क्या करूंगा, 2 मोल में से क्या करूंगा बच्चों, H2O माइनस कर दूंगा ना। 1 मोल में से माइनस करना है बच्चों, तो क्या करेंगे माइनस H2O, H2O माइनस कर दूंगा। तो देखो बेटा हाइड्रोजन 3 थे, कितने चले गए? 2 चले गए, कितना बच गया? 1। फॉस्फोरस ऐसा कैसा, ऑक्सीजन 4 है, 1 चला गया, कितना बच गया? 3, HPO3। क्लियर है बेटा? इसका मतलब H3PO4 से मेटा वाला बनेगा, वो क्या होगा? HPO3 बनेगा। ये वाला क्या है? मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? इसका मतलब ये मुझे पता चल गया HPO3 क्या है, इसका फॉर्मूला है। क्लियर है बच्चों? अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है बच्चों, देखो देखते हैं कैसे करना है। HPO3 की अगर मैं बात करूं बच्चों, मुझे पता है सेंट्रल एटम कौन सा होगा बेटा? फॉस्फोरस होगा। फॉस्फोरस इसका सेंट्रल एटम हो गया, और हमें पता है फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5 होते हैं। कम से कम एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है बच्चों, याद है ना? ठीक है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड कर दो बच्चों, ये लो कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है सिंगल बॉन्ड से कितने ऑक्सीजन ऐड होंगे बच्चों? अरे एक हाइड्रोजन है तो एक ही तो ऐड होगा। क्लियर है? इसका मतलब बच्चों ये मान लो, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मैंने इसको क्या कर दिया, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिया। क्लियर है? अब ये बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा? कितने बच गए? 2 ही तो बच गए। एटम कौन सा बच गया? एक हाइड्रोजन ऐड कर ही दिया, 2 ऑक्सीजन ऐड कर दिए, इसका मतलब एक ऑक्सीजन बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो जो दूसरा ऑक्सीजन बचा है बच्चों, वो क्या करेगा? एक डबल बॉन्ड और बना सकता है, नहीं बना सकता? अपने क्या कहा था, कम से कम एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड करना है, कम से कम। बाद में अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए तो एक से ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, याद है ना? मैंने क्या कहा था, जरूरी नहीं सभी में ओनली एक ही ऐड करे डबल बॉन्ड से, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? ये बताओ फॉस्फोरस के सभी इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे नहीं हो रहे? 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, सभी एटम ऐड भी आपने कर दिए, एक हाइड्रोजन कर दिया, 3 ऑक्सीजन कर दिए बेटा। क्लियर है? चलो बच्चों अब चार्ज देखते हैं बच्चों, देखो कैसे करना है ये बताओ। इसकी बात करें, इस ऑक्सीजन पर कितना? -2, तो इसकी वजह से फॉस्फोरस पे कितना? +2। क्लियर है? इस ऑक्सीजन पर -2, तो बदले में फॉस्फोरस पे कितना? +2। इस ऑक्सीजन पर कितना? -1, तो फॉस्फोरस पे कितना बेटा? +1। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो यहां से अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे? ONO फॉस्फोरस इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? +2 और +1, यानी टोटल कितना आ गया बेटा? +5। क्लियर है? और बेसिसिटी कैसे डिसाइड करेंगे, ये कितने H+ डोनेट करेगा? तो हमें पता कौन सा H+ रिलीज होता है बच्चों? जो ऑक्सीजन से ऐड होता है। क्लियर है? इसका मतलब एक H+ रिलीज हो जाएगा, तो इसकी बेसिसिटी की अगर अपन बात करें बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? X की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1। क्लियर है? कितने बच्चों का सही था?
सही था बेटा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रिंस छवि सही था बेटा। चलो सर मेरा सही था, ये मैंने भी ऐसे किया था, वेरी गुड। छवि कहाँ गलती कर रहा है, देखो फटाफट बना लो। बहुत बढ़िया। थोड़ी स्ट्रक्चर में गलती होगी, कोई बात नहीं बेटा, बस गलतियों से सीखोगे। बस अब ध्यान रखना, अब मेरा दोबारा कभी ये नहीं होना चाहिए गलत। कोई बात नहीं, गलती करोगे कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट टाइम करे, सेकंड टाइम करे, गलती में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे ध्यान रखना। चलिए बेटा, आप दी। चलो बेटा, मेटा की बात करते हैं। एक लास्ट वाला वो लिखाया था बच्चों मैंने, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरो में ओन इक्वल टू ये, बेसिसिटी इक्वल टू 4। बेसिसिटी तो ठीक आ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो मुझे खाली स्ट्रक्चर का आइडिया दे दो, आइडिया लग जाएगा कैसे करना है। शुभम उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाए पायरो वाली, ऐसे कॉपी करके दिखा दो थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। अभिषेक ठीक है, ध्यान थोड़ा सा जूम करो, ठीक है। लविश ठीक, अंशु कॉपी बनाई। चलो बेटा कोई बात नहीं, देखो बेटा कैसे करना है, मैं आपको हिंट, देखो बच्चों कैसे करना हमेशा ध्यान रखना। अब ये मेथड दिमाग में सेट कर लेना। सबसे पहले तो बच्चे को आइडिया होना चाहिए पायरो का, ठीक है। पायरो कैसे बनता है, एक एक चीज हमने पढ़ी है। पायरो फॉस्फोरिक यानी फॉस्फोरिक से बनना है बच्चों, तो सबसे पहले फॉस्फोरिक का तो लिख लो, यानी H3PO4। क्लियर है, ये हमें पता है अपना क्या होता है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड होता है, यानी फॉस्फोरिक एसिड है। क्लियर है, मुझे बनाना है पायरो, तो मुझे पता है बच्चों जो ऑक्सी एसिड मैंने लिया उसके कितने मोल मुझे लेने हैं, 2 मोल लेने हैं। क्लियर है, इसका मतलब ये 2 कर दो बच्चों, इसमें से क्या माइनस कर दूंगा, H2O माइनस कर दो। एक मॉलिक्यूल अगर मैं माइनस कर दूंगा बेटा, तो हमें पता है H2O में कितने हाइड्रोजन चले गए, 2 हाइड्रोजन चले गए। टोटल कितने थे बेटा, 6 में 2 चले गए, कितना बच गया, H4। फॉस्फोरस में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं बेटा, 2 एटम हो गए। और हमें पता है ऑक्सीजन कितना जाएगा, 1 एटम जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने, 8 थे बेटा, 1 चला गया, कितना बच गया, 7। H4P2O7, ये मेरा हो गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें H4P2O7, तो बच्चों देखो, अब देखो मैं जो बोलना चाहता था, आपको समझाना चाहता था, वो अच्छे से समझना बेटा इस चीज को। H4P2O7, क्योंकि यही कंडीशन आएगी बच्चों जब मैं सल्फर के ऑक्सी एसिड बनाऊंगा। तो बेटा देखो कैसे करना है, दोनों P को जोड़ा और एक एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ा। देखते हैं बच्चों कैसे करना, समझना इस चीज को, मैं जो बताना चाहता हूं। क्योंकि सल्फर के ऑक्सी एसिड है बेटा, उसमें भी मेथड काम में आएगा, हर जगह काम आएगा। अगर सुनना इस बात को, अगर किसी कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है उसका नंबर ऑफ एटम 1 से ज्यादा है, मैंने क्या कहा, जो सेंट्रल एटम है यानी जिसका ऑक्सी एसिड है उसके नंबर ऑफ एटम अगर मोर देन 1 है,
तो क्या करना, उसके जितने भी एटम है उसको गैप के साथ लिख देना। मैक्सिमम तो 2 एटम आएंगे, ज्यादातर स्ट्रक्चर होती है जैसे, उनको आपको क्या करना है बेटा, जो आपका मतलब ऑक्सी एसिड जिस एटम का है उन एटम्स को क्या करो बच्चों, गैप के साथ लिख दो। बच्चा कहेगा सर क्यों, गैप के साथ लिखने का एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, बाकी साइड वाले एटम से यानी दोनों एटम से ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड करने के बाद नॉर्मली ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा होता है, लास्ट में जितने ऑक्सीजन बच गए वो दोनों के बीच में ऐड होते हैं। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं, आपको यही तरीका अप्लाई करना बच्चों। क्या करना, देखो जो भी मैंने कहा, देखो ऑक्सी एसिड किसका है, फॉस्फोरस का। क्लियर है, फॉस्फोरस के कितने एटम है बेटा, 2 एटम है, तो दोनों फॉस्फोरस एटम को क्या करो बच्चों, गैप के साथ लिख दो। गैप के साथ लिखने का पर्पज ये है, लास्ट में जो ऑक्सीजन बचेगी वो इन दोनों के बीच में ऐड करना है, चाहे 1 ऑक्सीजन हो, चाहे 2 ऑक्सीजन हो, चाहे 3 हो। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है। देखो बच्चों कैसे करना है, अब ये दोनों एटम को नॉर्मल जो हम सिंगल फॉस्फोरस एटम को बैलेंस करते हैं वैसे के वैसे बैलेंस कर लो, लास्ट में देखेंगे कौन सा एटम बच गया। ओके, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग हमें पता है ये फॉस्फोरस है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। ये फॉस्फोरस है, इसमें भी कितने होंगे, 5 होंगे बेटा। क्लियर है, अपना रूल क्या कहता है बेटा, कम से कम 1 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऐड करना है। क्लियर है, इसका मतलब 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड क्या कर दिया, इससे कर दिया, एक इस वाले से कर दिया। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब हमें पता है इसमें हाइड्रोजन कितने बच्चों, 4, तो ये तो सिंगल बॉन्ड से कितने होंगे, 4 ऑक्सीजन एटम किससे होंगे, सिंगल बॉन्ड से ऐड होंगे। क्लियर है, इसका मतलब बच्चों देखो ये वाला फॉस्फोरस, ये वाला फॉस्फोरस एक और एक इधर ऐड कर दो, एक इधर ऐड कर दो, 4 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिए, क्योंकि हमें पता 4 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो इसके साइड में क्या कर दो बेटा, हाइड्रोजन ऐड कर दो। क्लियर है, एटम काउंट करो बेटा, कौन से ऐड कर दिए, कौन से बच गए, 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, नहीं कर दिए, दोनों फॉस्फोरस एटम लिख दिए हमने। ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 7। देखो बेटा कितने ऐड कर दिए, 1 2 3, 1 2 3, 3 और 3 कितना बच गया, एक ही ऑक्सीजन बच गया, नहीं बच गया। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो फॉस्फोरस था इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 2 3 4 4 यूज हो रहे, कितना बच गया, एक बच गया बेटा। 1 2 3 4 ऐड कर दिया, हमें पता है एक बच गया बच्चों। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन एटम बच गया, वो इन दोनों के बीच में होता है। समझ में आ गया, स्ट्रक्चर बनाने का मेथड क्या होता है, समझ में आ गया। इस चीज को दिमाग में सेट कर लेना, अगर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन होती तो भी उन दोनों के बीच में ऐड करते। क्लियर है बेटा, पर ऑक्सी लिंकेज टाइप से। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, जिसके ऑक्सी एसिड की आप बात कर रहे हो, अगर उसके नंबर ऑफ एटम 1 से ज्यादा है, नॉर्मली 2 तक ही आएंगे, तो दोनों को गैप के साथ लिख दो बेटा। क्लियर है, दोनों को गैप के साथ लिख दो, दोनों एटम को अलग अलग बैलेंस कर लो, जो जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपको ऐड करने हैं, लास्ट में जितने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच गए वो उन दोनों के क्या करना बेटा, बीच में ऐड कर देना। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो बच्चों, अब देखो मोर देन 1 एटम है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, P1, इसको क्या बोल देंगे, P2। अलग अलग एटम को नंबर दे दो बेटा। देखो कैसे करना, क्या करना, अब देखो बच्चों इन पर चार्ज कंसीडर करते हैं, तो देखो इस ऑक्सीजन पर कितना आएगा, -2, तो इस पर कितना आएगा, +2। इस ऑक्सीजन पर कितना आएगा बेटा, -1, तो इस पर कितना आएगा, +1। इस ऑक्सीजन पर कितना, -1, तो इस पर कितना आएगा, +1। इस ऑक्सीजन पर कितना आएगा, -1, तो बदले में फॉस्फोरस पर क्या आएगा, +1। क्लियर है, ये बताओ ये वाला फॉस्फोरस और कोई बॉन्ड बना रहा है क्या, नहीं बच्चों। 1 2 3 4 सारे बॉन्ड हमने देख लिए। क्लियर है, वैसी कंडीशन अगर देखे सेकंड वाले फॉस्फोरस पर, देखिए इस ऑक्सीजन पर कितना, -2, तो इस पर कितना, +2। इस ऑक्सीजन पर कितना, -1, तो यहाँ कितना, +1। इस पर कितना, -1, तो यहाँ कितना, +1। यहाँ कितना, -1, तो यहाँ कितना, +1। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है। चलो बच्चों, अब बात करते हैं, तो देखो बच्चों दोनों के रेस्पेक्ट में देखें तो क्या लिखेंगे, ON ऑफ P1, पहला फॉस्फोरस एटम है बेटा, उस पर टोटल चार्ज हमारे पास कितना आ रहा है, +2 +1 +1 +1, यानी कितना आ रहा है बच्चों, +5। क्लियर है, ठीक है। और सेकंड वाले की अगर बात करें तो क्या करेंगे, ON ऑफ P2, सेकंड वाला फॉस्फोरस है, उस पर भी क्या आ रहा है, +2 +1 +1 +1, यानी कितना आ गया बेटा, +5। और हमें पता है एक से ज्यादा एटम होते हैं तो कौन सा लेते हैं बेटा, एवरेज वाला, याद है ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ओनली फॉस्फोरस आपसे बोला जाता, तो क्या करेंगे बच्चों, एवरेज ON ऑफ फॉस्फोरस है, इसमें फर्स्ट सेकंड दोनों आ जाएंगे, दोनों का एवरेज लेना। एवरेज का तरीका क्या होता है बच्चों, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम। क्लियर है, टोटल चार्ज देखो पहले का कितना है बच्चों, +5, दूसरे का +5 अपॉन टोटल एटम कितने हैं, 2, तो क्या करेंगे बच्चों, +10/2, मतलब कितना आ गया, +5 ही आ गया। क्लियर है बच्चों, ठीक है। और वही बात करें अपन बेसिसिटी की, तो क्या करेंगे बच्चों, बेसिसिटी की अगर हम बात करें, यानी x की वैल्यू, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है,
कितने H प्लस डोनेट करता है बच्चों? तो मैंने तरीका भी बताया था, स्ट्रक्चर में जितने OH अवेलेबल होंगे बेटा उतना कर देना। तो देखो बेटा कितने होंगे, 4 हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है? कितने बच्चों का आंसर सेम आया था? चलो सेम था बेटा, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, नोट करो। बस ये देख लेना कहाँ गलती की है, आगे ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने बोला इस चीज को दिमाग में सेट कर लेना कि मोर स्टेबिलिटी का फैक्टर होता है ये, कि अगर मोर देन वन एटम अगर है तो दोनों को गैप के साथ लिख दो, फिर दोनों एटम को अलग अलग बैलेंस कर दो, बाकी एटम से ऐड करके जितने ऑक्सीजन बच गए वो दोनों के बीच में ऐड कर दो। ठीक है? हाँ बेटा, कार्बन, कार्बन का देगा नहीं हमें, फॉस्फोरस सल्फर का ही देगा बेटा। अपने सिलेबस में फॉस्फोरस सल्फर वाले ऑक्सी एसिड है तो ही देगा। मैंने तो सल्फर वाले देगा, फॉस्फोरस वाले तो मैंने करवा दी, ये भी पॉपुलर है, इसमें फॉस्फोरिक फॉस्फोरस का बार बार यूज होता है, इसलिए फॉस्फोरस वाला भी मैंने करवा दिए। वरना मैंने टीचर खाली सल्फर वाली 2-3 स्ट्रक्चर बना के कैरो एसिड मार्शल एसिड करवा के इतना ही करवाते हैं। चलिए चलो बेटा नेक्स्ट लिखो, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, सल्फर में 2 केस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वो। वैसे तो टोटल 6 केसेस अपन पढ़ेंगे। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर क्लियर है? सबसे पहला देखते हैं बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मैंने कहा था इक वाला एक फॉर्मूला याद रख लेना बच्चों, क्या होता है रे, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4।
चलो बच्चों देखते हैं क्या करना है हमें सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड हमें पता है बेटा इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। अब हमें पता है बच्चों, ये बताओ ऑक्सी एसिड किसका है ये? अरे सल्फर का, तो सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर होगा बच्चों। तो सल्फर को सेंटर में लिख दो, क्लियर है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 16 होता है। तो हमें पता है कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 16 होंगे। फर्स्ट सेल में कितने? 2, सेकंड में कितने? 8, थर्ड में कितने आगे? 6, यानी वही तो इसका लास्ट सेल हो गया। थर्ड के बाद और कोई सेल होता है कि इसमें? नहीं बच्चों। इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6 बच गए बेटा। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, क्लियर। अपना रूल क्या कहता है बच्चों? कम से कम एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है, क्लियर है। इसका मतलब एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड कर दो बेटा। ये लो, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड कर दिया। अब मतलब और डबल बॉन्ड से ऐड होंगे क्या, वो लास्ट में देखेंगे। पहले जो 2 मैंने ट्रिक लिखाई बेटा उनके अकॉर्डिंग अप्लाई कर लो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। कैसे? अब हमें पता है हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ऐड होंगे या नहीं होंगे? होंगे बच्चों। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो बेटा। एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, क्लियर है। अब हमें पता इनके एक साथ हाइड्रोजन ऐड होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। अब देखो एटम कितने बच गए? H2SO4, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 4। कितने ऐड कर दिए? 3 ऐड कर दिए, एक बच गया बच्चों। और हमें पता सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने बच गए? अरे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। इसका मतलब एक ऑक्सीजन जो बच गया वो क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड से और ऐड हो जाएगा, क्लियर है। तो वो 2 ट्रिक मैंने लिखाई बेटा, वो आपको गलती से बचने में बहुत हेल्प करेगी। बस उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करो, बहुत ईजी हो जाएगा, क्लियर है बेटा। चलो अब बात करते हैं इस पर चार्ज कंसीडर करते हैं। तो बच्चों ये बताओ इस ऑक्सीजन पर कितना? -2, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सल्फर से भी ज्यादा है बच्चों। इस पर -2 तो सल्फर पर कितना? +2। इस पर कितना? -1 तो सल्फर पर +1। फिर इस पर -2 क्योंकि डबल बॉन्ड है तो सल्फर पर कितना आ गया? +2। यहाँ कितना? -1 तो सल्फर पर कितना? +1। समझ में आ गया? सल्फर पर और कोई चार्ज आएगा क्या? नहीं बेटा। जितने बॉन्ड थे हमने सब कुछ देख लिया, तो क्या लिखेंगे? ON ऑफ सल्फर। सल्फर का ON कितना हो जाएगा बच्चों? +2 +1 +2 +1, टोटल कितना आ गया बच्चों? +6 आ गया, क्लियर है। इसकी बेसिसिटी आपसे बोली जाए बच्चों, वो कितनी होगी रे? बेसिसिटी कितनी होगी बेटा? 2 होगी। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, 2 OH बॉन्ड है तो हमें पता 2 हाइड्रोजन ही रिलीज करेगा, यही एसिड की बेसिसिटी होगी, क्लियर है। नोट करो। चलिए बेटा। चलो बेटा नंबर 2, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड बच्चों, अगर हमें एक वाला फॉर्मूला ध्यान है, इससे हमें पता सल्फ्यूरस वाली कंडीशन आ सकती नहीं आ सकती? आ सकती है बच्चों। हमें पता है देखो H2SO4 है। H2SO4 हमें पता है ये तो अपना क्या है बच्चों? ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है ही है। ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, क्लियर है। अब हमें पता है इसमें मैं क्या करूंगा कि सल्फ्यूरस बन जाए? क्या बन जाए बेटा? एक ऑक्सीजन ऐड कर देना है, यस और नो? तो क्या कर देना बेटा? एक ऑक्सीजन माइनस कर देना। बोला करो बेटा, क्या कर देना है? क्या बात बेटा, बात समझ में आ गई। एक ऑक्सीजन माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? हमें पता है एक से अस वाली कंडीशन बन जाएगी। तो हमें पता है ये क्या बनेगा? H2SO3 हो गया। तो ये हो गया बच्चों आपका सल्फ्यूरस एसिड।
ये सल्फ्यूरस वाली कंडीशन होगी बच्चों, क्लियर है। इसका मतलब हमें पता चल गया, इसका फॉर्मूला सर H2SO3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, इसकी स्ट्रक्चर की यानी H2SO3 की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मुझे पता है सल्फर इसके सेंटर में होगा, क्लियर है बेटा। सल्फर इसके सेंटर में हो गया। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है। हमें पता है सबसे पहले एक ऑक्सीजन तो क्या करना है बच्चों, डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है, यस और नो, क्लियर है। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 2, तो क्या करो बच्चों, 2 ऑक्सीजन क्या करो बच्चों, OH OH ऐसे ऐड करना है, O और H, समझ में आ गया, क्लियर है। बच्चा कहेगा सर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, अब तो इसके पास क्या है, कोई एटम भी नहीं बचा, 2 हाइड्रोजन है 3 ऑक्सीजन है, बिल्कुल बेटा बात सही है। एक इस पर क्या बचता है, लोन पेयर बचता है, समझ में आ गया। तो इसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है, लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि अब इसके पास और ऐड करने के लिए कोई एटम है ही नहीं। जैसे अमोनिया वाली बात है बच्चों, अमोनिया जैसे होता है NH3, अमोनिया में क्या होता है, यही तो होता है बच्चों। अमोनिया में हमें पता नाइट्रोजन होता है, एटॉमिक नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉन भी 7, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में कितने बच गए 5, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में 5 तो यूज होते हैं, 1 2 3 4 5, क्लियर है। इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 हाइड्रोजन तो है, तो एक सिंगल हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो होता है उसके पास, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन है इधर, ये लोन पेयर होता है। इसी वजह से तो अमोनिया बेसिक नेचर की होती है बेटा, क्योंकि लोन पेयर होता है, वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बेटा, क्लियर है। ये अपन आयनिक में पढ़ेंगे, लोन पेयर डोनेट करने वाला बेस कैसे होगा, क्या होगा, वो सब इसमें आएगा, तो ये ध्यान रखना। क्या यानी अब बेसिक नेचर का कैसे, क्योंकि इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, सिंपल सा एग्जांपल, क्या अगर सेंट्रल एटम के पास सारे बॉन्ड बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए वो लोन पेयर की फॉर्म में होते हैं, क्लियर है। तो इसके पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, तो ये लोन पेयर की फॉर्म में होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें इस पर चार्ज देखें अपन, तो हमें पता है इस ऑक्सीजन पर कितना -1, तो इस पर कितना +1, इस पर कितना -2, तो इस पर कितना +2, यहाँ कितना -1, तो इस पर कितना +1। ये बताओ इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर कोई चार्ज आएगा क्या? ये तो खुद के इलेक्ट्रॉन है बेटा, खुद की वजह से कोई चार्ज आता है क्या? नहीं बेटा। अरे खुद के पैसों से कभी खुशी होती है क्या? नहीं। कोई दूसरे के पैसे छीन लेते तब खुशी होती नहीं होती कि वास्तव में कुछ मिला है मुझे, यस और नो, बात वही आ रही है, सिंपल सी बात है। तो क्या कहेंगे, क्लोरीन की अगर अपन बात करें, वैसे तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कॉन्फ़िगरेशन 17 से लास्ट में 7 बचते नहीं बचते हैं, तो क्लोरीन पर कभी अपन -7 लिखते हैं क्या? कभी नहीं लिखते। -1 कब लिखते हैं, जब दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यस और नो, वही बात है बच्चों, क्लियर है। चार्ज हमेशा होगा, खुद के इलेक्ट्रॉन की वजह से कभी नहीं आएगा, दूसरे का गेन करता है उससे आता है, क्लियर है। ठीक है बेटा, तो ये बताओ अपन क्या करेंगे, ON ऑफ सल्फर, सल्फर का ON देखो बच्चों कितने चार्ज हो गए, +1 +2 +1, टोटल कितना हो गया बच्चों, +4, क्लियर है। ठीक है बेटा, और अगर बात करें इसकी बेसिसिटी तो कितनी होगी बच्चों, अगर मैं बात करूं इसकी बेसिसिटी की, बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन ये चला गया, एक हाइड्रोजन है ये चला गया बेटा, क्लियर है, नोट करो। ले बेटा, चलो बेटा देखो, ये तो अपने बात की सल्फर के सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस के बारे में। अब बात करें बच्चों, देखो जो सल्फर के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्सी एसिड्स होते हैं, और 99% क्वेश्चन बेटा उन्हीं पर बनता है, 2 पर, ओके, उनकी बात करते हैं। लिखो बेटा, नंबर 3 स्टामा कर लेना इसे,
लिखो पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। और एक चीज और लिख लेना बेटा, और कैरो एसिड, ये इसका निकनेम है बच्चों। कैरो एसिड लिख लिए बच्चों। देखो कैसे होता है, पहली बात तो बेटा ये बताओ, हमने जो हेडिंग लिखी है, नाम लिखा, उससे हमें क्या पता चल रहा है इसमें? बिल्कुल बेटा पर एसिड है, पहली बात तो इसका एक बात तो श्योर है, पर एसिड है, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। बच्चा कहेगा सर ये मोनो वर्ड क्यों यूज हुआ बच्चों, तो ध्यान रखना इसका ही एक कंपाउंड और होता है बेटा, क्या? डाई सल्फ्यूरिक एसिड। यानी मोनो, मोनो मतलब क्या होता है? वन, इसका मतलब एक सल्फर होगा इसमें। अगला इसके बाद पढ़ेंगे अपन डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब क्या बेटा? यानी डाई। बात समझ में आई क्या? दो सल्फर एटम होंगे उसमें। मोनोसल्फ्यूरिक एसिड यानी एक सल्फर। पर मतलब क्या करेंगे बच्चों, इक में बिल्कुल एक ऑक्सीजन ऐड करके बनाएंगे इसका फॉर्मूला। क्लियर है? और उसमें साथ में क्या आएगा? पर ऑक्सी लिंकेज भी आएगी बेटा, याद है ना? क्लियर है? चलो बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं यानी सल्फ्यूरिक एसिड से। हमें पता है ये अपना सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या ऐड कर देंगे बच्चों? एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो ये क्या बनेगा? H2SO5 बन जाएगा। क्लियर है? ये आपका क्या है? पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? इसका मतलब कैरो एसिड या पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, H2SO5 हो गया बच्चों। क्लियर है? चलो बेटा देखो, आपको याद है मैंने H3PO4 H3PO5 की एक स्ट्रक्चर बताई थी, याद है ना? मैंने क्या कहा था, PO4 और PO5 वाली स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होगा? बस जहां बच्चों क्या होता है, जो OH OH तीन बॉन्ड होते हैं, तो किसी एक OH बॉन्ड में क्या बना देना? पर ऑक्सी लिंकेज बना देना बेटा। समझ में आ गया? तो जैसे H3PO4 H3PO5 बाकी सेम टू सेम थी, वैसे ही H2SO4 की जो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी बच्चों, देखो वैसे सेम टू सेम वैसी होगी, बस माइनर चेंज करना है जो मैंने बताया था। हमें पता है सेंट्रल एटम कौन होगा बेटा? सल्फर। क्लियर है? आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? कम से कम एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है। ये लो बच्चों कर दिया। हाइड्रोजन कितने बेटा? 2, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो। ये लो बच्चों कर दिए, ये लो कर दिए। क्लियर है? अब बच्चों देखो ओ की अगर बात करें बच्चों, देखो क्या होगा, हमें पता है इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 ऑक्सीजन बच गए। क्लियर है? तो क्या करेंगे बेटा? बच्चा कहेगा सर ऐसे ऐड कर दूं क्या? जैसे अपन बटरफ्लाई स्ट्रक्चर देखी थी, सर ऐसे ऐड कर दूं क्या? करने में तो कर दोगे, अपनी तरफ से मैथमेटिक तो कैसे लगा देंगे, लेकिन स्टेबिलिटी भी देखी जाती है। ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे, अगर इसको बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है? यानी ऐसे साइकिल जैसे बनता है बच्चों, कम से कम 5 एटम होता है तो स्ट्रेन कम से कम होता है बेटा। आ गया समझ में? एटम के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो रिपल्सन फोर्स लगने से क्या होता है बेटा? स्ट्रेन आता है, तो वापस ये चेन ब्रेक हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ऐड करने में तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? ये ध्यान रखना। बच्चा कहेगा सर क्रोमियम से क्यों किया था? क्रोमियम की साइज तो ज्यादा होती है बेटा, इस वजह से क्या होता है, वो आसानी से एडजस्ट कर लेता है। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड से ऐड होता है। तो ये हमने H2SO4 की स्ट्रक्चर बनाई थी, नहीं बनाई थी? बनाई थी। मैंने क्या कहा था, जैसे H3PO4 PO5 में क्या चेंज होता है, जहां पर OH OH बॉन्ड है वहां पर OH की जगह क्या बना देना? पेरोक्सी लिंकेज बना देना। यस और नो? सेम वही बात है बच्चों, H2SO4 से H2SO5 बनाना है, बस एक चेंज करना है बच्चों। यहाँ पर क्या करो, एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड कर देना। समझ में आ रहा है? यस और नो? देखो पेरोक्सी लिंकेज है या नहीं बच्चों? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन। क्लियर है बेटा? ओके चलो बच्चों, अब बात करते हैं बेटा, तो क्या करेंगे, देखो सास देखें, -2 तो इस पर कितना आ गया? +2, -1 तो कितना आ गया? +1, -2 तो कितना आ गया? +2, -1 तो कितना आ गया? +1। क्लियर है बच्चों? तो बात करें सल्फर पर, अगर चार्ज की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्या करेंगे? सल्फर ON ऑफ सल्फर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? +2 +1 +2 +1, टोटल कितना आ गया बेटा? +6। यस और नो? जबकि एक्स मेथड के अकॉर्डिंग अपन ने कैलकुलेट किया था तो +8 आया था, नहीं आया था? एक्स मेथड के अकॉर्डिंग कितना आया था बच्चों? एक हाइड्रोजन पर +1 तो 2 पर +2। क्लियर है? एक ऑक्सीजन पर -2 तो 5 पर -10, -10 +2 -8 तो इस पर कितना आ गया?
+8, लेकिन अपन ने कहा था सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में होते ही 6 है बच्चों, तो 6 से +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा था कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे आ रहा समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है बच्चों। और बात करें इसकी बेसिसिटी की, इसकी बेसिसिटी की अगर हम बात करें बेटा, तो बेसिसिटी x = कितना होगा बच्चों? अरे हाइड्रोजन कितने हैं इसके? 2 ही तो है बेटा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ही डोनेट करेगा, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर है? एक चीज बेटा और ध्यान रखना, जो H3PO5 हमने बनाया था उसमें भी ये कर लेना कि ताकि जब भी रिवीजन करो बेटा सामने से निकलता रहेगा। कैसे? H3PO5 में भी जो ये ऐसी स्ट्रक्चर आई थी तो वहां भी मार्क कर लेना परऑक्सी लिंकेज, यानी जब भी रिवीजन करके पेज पलटते हो बेटा तो आइडिया रह जाता है ये परऑक्सी लिंकेज इसमें है। यस और नो? क्लियर है? तो जैसे H3PO5 में था बेटा वहां भी ऐसे ही कर लेना, और ये स्ट्रक्चर ना इसको भी करके ब्लॉक कर लेना ताकि आइडिया लग जाएगा इसमें परऑक्सी लिंकेज है। क्लियर है? चलो नोट करो। H3PO5 में ऐसे डॉट डॉट कहाँ करना समझ रहे हो ना? वहां भी ऐसे परऑक्सी लिंकेज बनी थी ना H3PO5 में, वहां भी कर लेना बेटा। चलिए फॉस्फोरस वाले में लगा ली परऑक्सी लिंकेज। ऐसे नहीं ना, छोड़ो कौन लगाएगा अरे आलस तो नहीं किया ना? हाँ चलो चलिए बेटा। चलो नेक्स्ट और बेटा स्टार मार्क करना है नंबर 4। ये होता है बेटा परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसका जो नाम होता है बेटा इसे बोलते हैं मार्शल एसिड। मार्शल। और फॉर्मूला होता है H2H2O8। ये H2SO4 और सल्फेट आयन की रिएक्शन से बनता है बच्चों। ऑर्गेनिक में कई जगह आपके आ जाएगा ये। H2SO4 तो सल्फेट आयन ऐड होता है तो H2O8 बना लेता है बेटा ये। ठीक है? चलो फॉर्मूला आपके सामने, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, बना के बताओ स्ट्रक्चर और दोनों का चार्ज क्या होगा। 1 मिनट आपके पास। गलत हो डरने की जरूरत नहीं है, गलत है तो बात खत्म, बस मुझे सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने तरीका बताया था, एक से ज्यादा आइटम हो तो क्या करना है, याद है ना? उसी मेथड को अप्लाई करके करना है।
रफली करो बेटा, फिर मैं करवा दूंगा, रफली कर लो। आपके फेयर नोट्स ऐसे होने चाहिए एकदम गीता कुरान की तरह कि इसमें जो लिखा है एकदम सही है इसमें। हाँ बेटा, बन गया क्या? दिखाओ। थोड़ी सी गलती कर रहा है, मैंने जो कहा था उसको याद करो। बात आओ, मुझे बांध रखा है, जानवर को बांधते हैं ना वैसे, मैं तो बंधा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब चार्ज और कैलकुलेट कर ले, ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान हो गया, दिखाओ। कोई बात नहीं, गलती करे हो कोई टेंशन नहीं बेटा, सीखना हमें। ध्यान, नीचे वाले हाइड्रोजन क्यों ऐड कर दी बेटा? हाइड्रोजन 2 ही तो है, बाकी तेरा सही है, बाकी ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। एटम काउंट कर, बाकी सही है। दोनों के बीच में ये आएंगे। अभिषेक हो गया, दिखा। पक्का ये है प्रिंस? छवि तुम्हारा क्या रहा है? थोड़ी सी गलती कर रहा है, थोड़ी सी गलती कर रहा है, मैंने जो बोला था वो। अपन बच गए बेटा, थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था बेटा? जितने भी ऑक्सीजन बच जाए वो दोनों एटम के बीच में ऐड करने हैं। आ गया समझ में? मैंने क्या कहा था? जितने भी ऑक्सीजन बच जाए वो क्या करना? दोनों एटम के बीच में ऐड करने हैं। समझ में आ गया? मैंने कहा था इस बात को दिमाग में सेट कर लेना बेटा। तो देखो बच्चों कैसे करना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गलती हुई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अब आपको आइडिया लग गया मुझसे कहाँ गलती हो सकती थी। अब इस बात को समझना है। H2H2O7 देखो बच्चों कैसे करना, इधर ध्यान दो, अच्छे समझना। मुझे पता है जिसका ऑक्सी एसिड है उसके 2 एटम है सल्फर, तो दोनों को गैप से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सल्फर और ये सल्फर, क्लियर है बेटा? ठीक है। अब हमें पता है दोनों को अलग अलग बैलेंस कर लो। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी कितने हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? सर ने कहा था कम से कम एक एक ऑक्सीजन तो आपको डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है। ये लो बच्चों कर दो, ये कर दिया बेटा। क्लियर है? अब हमें पता है हाइड्रोजन कितनी है? 2, तो क्या करो, 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर देना। ये हो गया बेटा OH और ये हो गया OH। यस और नो? क्लियर है? अब देखो बच्चों ऑक्सीजन कितनी बच गई बेटा? देखो, अरे 4 एटम तो ऐड कर दिए ना, 4 और बच गए ना, 4 और बच गए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो यहाँ देखो एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड कर दूंगा, एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड कर दूंगा। क्लियर है? मुझे कितनी ऑक्सीजन और ऐड करनी बच गई बच्चों? अरे 2 ऑक्सीजन ऐड करनी बच गई। और हमें पता है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या कहा था? दोनों एटम को अलग अलग बैलेंस कर देना और दोनों के बीच में क्या कर देना? बचे हुए ऑक्सीजन एटम्स ऐड कर देना बेटा। क्लियर है? मैं तुम्हें बोलता हूँ ना, इस बात को दिमाग में सेट कर लेना, मतलब 100% यही करना है। क्लियर है बच्चों? तो क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन और दूसरी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इधर भी बॉन्ड बना लेगी। ऑक्सीजन को तो 2 ही तो बॉन्ड चाहिए बेटा, चाहे एक साइड बने चाहे डबल साइड बने। क्लियर है? ठीक है बेटा। अब देखो सभी एटम हो गए क्या? एक हाइड्रोजन 2 हो गए, सल्फर 2 हो गए, 1 2 3 और 2 बीच में आ गई, यानी 8 ऑक्सीजन भी हो गई। क्लियर है बच्चों? ठीक है। ये बताओ ये परोक्सी लिंकेज है या नहीं आपकी? यस और नो? ये आपकी क्या है बेटा? परोक्सी लिंकेज। ठीक है, मैंने कहा भी था बेटा क्या इसके अकॉर्डिंग क्या करना, परोक्सी लिंकेज। जैसे मैंने कहा था H2SO5 H3PO5 और H2H2O18 में परोक्सी लिंकेज होती है। कैसे होती है समझ में आ गया? क्लियर है? चलो सल्फर के एक से ज्यादा एटम है तो बच्चों ये हो गया S1, ये हो गया H2। दोनों को अलग अलग बैलेंस कर लो, तो ऑक्सीजन पर -2 तो इधर कितना आ गया +2, ये -1 है तो इधर कितना आ गया +1, ये -2 तो इधर कितना आ गया +2। और ये बताओ सिंगल बॉन्ड है तो इस पर -1 तो सल्फर पर कितना आ गया +1। और कोई सा बॉन्ड है क्या? नहीं बेटा। क्लियर है? तो सल्फर देखो सेकंड वाले एटम की बात करो बच्चों, ये -2 तो सल्फर पर कितना +2, ये वाला -1 तो ये कितना आ गया +1, इधर -2 तो इधर कितना आ गया +2, ये -1 तो इधर कितना आ गया +1। समझ में आ रहा है बच्चों? और कोई बॉन्ड है क्या? नहीं बेटा। तो क्या करेंगे, अब दोनों का इंडिविजुअल देख लो, तो क्या करेंगे ONO(S1) और सल्फर की बात करें बच्चों तो देखो +2 +1 +2 +1, टोटल कितना आ रहा है बेटा
+6 क्लियर है। ठीक है, अगर सेकंड की बात करें तो क्या करेंगे, ओ एन ऑफ एस सेकंड, एस सेकंड भी सेम ही तो आ रहा है बच्चों, +2 +1 +2 +1, ये भी कितना आ रहा है बच्चों, +6 क्लियर है। एक से ज्यादा है तो दोनों का एवरेज कर लो बच्चों, एवरेज ओ एन ऑफ सल्फर इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, पहले पर +6 दूसरे पर +6, टोटल एटम कितने हैं बच्चों, 2 ही तो है। तो क्या करेंगे यहाँ पर +12/2 कितना आएगा बेटा, +6 क्लियर है। अब देखो नॉर्मली इसी अननोन बच्चे से अगर पूछे यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो वो एक एक्स वाला मेथड अप्लाई करके देखेगा। तो देखो बेटा एक हाइड्रोजन पर कितना +1 तो 2 पर +2, एक ऑक्सीजन पर कितना -2 तो 8 पर -16, -16 +2 कितना बच गया, -14, तो इस पर कितना आ गया +14, +14 कितनों में डिवाइड हो जाएगा बेटा, 2 एटम में, तो कितना बच गया +7। और आपको पहला ऑप्शन यही मिलेगा। ये किसके लिए होता है, जो बच्चा रटाफिकेशन करता है कि ठीक है सर ने कहा था जिसका कैलकुलेट करना उसका x मान लेना, बाकी का लिख दो और कैलकुलेशन कर लो, प्लस माइनस करके देख लो कितना आता है। लेकिन जो बच्चा बार बार रिवाइज करता है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, क्लास में अच्छे से अटेंड करता है, क्लास की क्या बोला जा रहा है, फिर उसको घर जाके अच्छे से रिवाइज करता है, उसको देखते ही बच्चों वही बात है, ऑप्शन जूम होके दिखने लगता है, जूम होके कि मैं तो नहीं हूँ, मैं ये सही है गलत है, मैं सही हूँ। वैसे बच्चे हाथ ऊपर करते हैं ना, मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया। सच बात है ये, आपने बहुत अच्छे से 8-10 बार रिवीजन कर दिया सिलेबस का, तो आपको ऑप्शन अपने आप जूम होके दिखने लग जाएगा बेटा कि हाँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। सच बात यही है बेटा, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा, ध्यान रखना हमेशा, एक्चुअल में क्या होता है, जो बच्चा खाली 50-60% स्कोर करता है नीट की अगर बात करें खासकर, इसमें क्या होता है बच्चा आधे क्वेश्चन तो चांस लेके करता है, मुझे खुद को पता नहीं कौन सा सही होगा, यानी ये भी हो सकता है ये भी जय माता दी से करता है, तो माता जी क्या करती है, आधे सही करवा देती है, आधे नेगेटिव करवा देती है। लेकिन जो बच्चा टॉप रैंकर्स होता है उस बच्चे को क्या पता होता है बेटा, ध्यान रखना, हर चीज उसे पता होती है, ये ऑप्शन गलत क्यों है, ये ऑप्शन सही क्यों है, और वो बच्चा पेपर अटेम्प्ट करता है ऑप्शन को काट के। बात समझ में आई क्या, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं बेटा, तो आपको हमेशा ऑप्शन काट के करने की आदत डालो बेटा। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस रूम पे करते हो, और मैं हमेशा यही करता हूँ, आपको रूम पे हो चाहे क्लासरूम में हो, क्वेश्चन वैसे ही स्टाइल में, उसी स्टाइल में अटेंड करना है जैसे अब मेरे को एग्जाम हॉल में करना है। आ गया समझ में, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं ना सर हम घबरा जाते हैं, ये हो जाते हैं वो हो जाते हैं, उसका रीजन क्या होता है बेटा, घर पे प्रैक्टिस करते हैं, सेकंड होना चाहिए, पीछे देखा सेकंड है मेरा सही है, होना चाहिए, श्योर नहीं था वो। बात समझ में आ रही है क्या, ये बात सच बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना। हमेशा घर पे भी प्रैक्टिस करते हो तो आंसर की मत देखो बेटा, ठीक है, आंसर की मत देखो, यानी एक रफ का अलग से पेज ले लो कि मैंने सोल्व किया है, मैंने आंसर की नहीं देखी है। उस बच्चे को खाली ये था सेकंड होना चाहिए, सेकंड लग रहा है, लग तो से चारों रही थे, लेकिन वो उसके लेगा कि हाँ मैंने सेकंड भी सोचा था चारों में से मैंने सोचा था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनमें से कोई सा होगा, सेकंड ही दे रखा है इसने, इसका मेरा सही है, इसका मतलब उसने सीधा आंसर लगाया ना कि दिमाग लगाया। समझ में आ गया, ठीक है। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो बेटा तो अलग से पेज ले लिया करो। आपने मान लो 100 क्वेश्चंस भी किए हैं तो मैंने श्योर कर लिया पीछे आंसर भी देखे बिना कि फर्स्ट का मेरे अकॉर्डिंग सेकंड है, थर्ड का सेकंड है, फोर्थ का 1 है, जो भी आपने जो कर दिया, फिर आंसर की मैच करो। बच्चा कहेगा सर टाइम ज़्यादा लगता है, अरे बिल्कुल पता है बेटा टाइम ज़्यादा लगता है, जोर आता है, लेकिन यही चीज़ें तो सिखाती है। सर कौन लिखेगा, ऐसे तो देखना पड़ता है, ठीक है, सेकंड है थर्ड है काम हो जाता है, लेकिन जो टाइम पास काम निकालने वाला काम हमेशा परेशान करता है, ठीक है। आप आंसर की मैच करोगे, फिर जैसे मेन पेपर का अपना रिजल्ट मैच करते हो बेटा टेस्ट पेपर का, वैसे चेक करो मेरा फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, फिफ्थ गलत है, सिक्स गलत है, सेवंथ गलत है, एट्थ गलत है, नाइन्थ गलत है, आगे 100 तक सारे गलत है, जो भी बेटा ऐसी कंडीशन आएगी तो नहीं, लेकिन कौन सा मैंने छोड़ा है, कौन सा मेरा रॉन्ग है, कौन सा सही है, क्लियर है। बस ये मेरा गलत कैसे हुआ, मैंने ऐसे सोचा तो मेरा गलत हुआ, मुझे ऐसे करना था, ये चीज़ आपको सिखाएगी। आगे समझ में, बच्चे कहते हैं ना सर मैंने सीट सारी सोल्व की थी, 2 बार शीट कर ली, 3 बार कॉपी कर ली, वो किया नहीं था, मन में किया था। आ गया समझ में, मैंने क्या किया, कितनी बार किया, एग्जामिनर को पता नहीं है। एग्जामिनर को मतलब किससे है, आंसर से मतलब बेटा। बात समझ में आई क्या, वो आंसर चाहे 2 पेज का सॉल्यूशन करके कर दो, चाहे जय माता दी से कर दो। बात समझ में, जय माता दी से 2-5 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं, वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करना। एग्जामिनर को मतलब है आपका आंसर सही है या गलत है, और क्वेश्चन सही होगा बेटा यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है कि ये हो रहा तो क्यों हो रहा है, ये गलत क्यों है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा टॉपर बच्चा हमेशा करता है बेटा, वो क्या करता है, वो हमेशा होता है किलर होता है ना, अरे किलर फिल्म में नहीं देखी क्या, जैसे फिल्म में नहीं देखा क्या कि 20 अगस्त इसकी फोटो लगा देते, 20 अगस्त कैलेंडर में देख के फिर ऐसे कर देते कि 20 अगस्त को ये तो गया। बात समझ में आई क्या, जो टॉपर बच्चे होते हैं ना जिनके नेगेटिव नए के बराबर होते हैं, वो एकदम किलर स्टाइल में होते हैं। किलर स्टाइल में कैसे होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन उनको लग गया तो पहले वो ये नहीं देखते कौन सा आंसर होगा, वो हमेशा क्वेश्चन ऐसे करते हैं कौन सा आंसर नहीं होगा। सच बोल रहा हूँ मैं ये,
जिन बच्चों के नेगेटिव कम होते हैं ना, उन बच्चों के एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं बेटा। और वो बच्चे कैसे करते हैं, फर्स्ट तो नहीं होगा, यानी उनको इनमें किलर वाली फीलिंग होती है, ठीक है। और क्या होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड हो सकता है, पहले ये देखो कौन सा नहीं हो सकता। अगर 3 ऑप्शन नहीं हो सकते मतलब बेचारा एक तो होगा ही होगा। बात समझ में आई क्या, ये हो सकता है और ये भी नहीं होगा। अब उस बच्चे का नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं है, सच है ये। बात समझ में आई क्या, ठीक है। बाकी बच्चे ने किया, ऑप्शन कर दिया 3 4, फर्स्ट का आंसर दे रखा 10, फिर 20, फिर 30 और फिर मान लो ऑल इज वेल दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दे रखा था, कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। बच्चे ने किया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर लगाया, सीधा 10 ही आ रहा। ऑप्शन देखो वाह यार, फर्स्ट में 10 आ गया, 10 पॉइंट समथिंग भी नहीं है, मेरा सही है, आगे निकल गया। और घर आके देखा तो ऑल इज वेल। समझ में आ गया, पॉसिबल है। उसने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, खाली डाटा दे रखा था, एम दे रखा, वी दे रखा, ये दे रखा, वो दे रखा। पॉसिबल का मतलब क्या, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं बेटा सिलेक्शन के लिए ध्यान रखना, हर चीज तुम्हें ऐसी होनी चाहिए कि वही बात है, कदम कदम पे बारूद बिछिए। अरे अंग्रेज तो समझते हो क्या, ठीक है, ग्रेनाइट बिछिए, ठीक है। यानी तुमने ऐसा एक भी स्टेप, जैसे होता ना, अरे यही तो होता कदम कदम पे बारूद बिछिए, एक भी स्टेप तुमने गलत जगह रख दिया तो सीधे पवेलियन चले जाओगे, बॉल सीधी बाहर चली जाएगी। कहने का मतलब कि एग्जाम में तुम्हारी फीलिंग वही होती है कि हर एक स्टेप मुझे सोच समझ के करना है, इतना डरना घबराना भी नहीं कि कैसे करूं कैसे करूं, पेन ही नहीं चल पा रहा बस, लेकिन कॉन्फिडेंस से करना है। और एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस है, हर चीज की वैल्यू होती है, क्लियर है। और ये ध्यान रखना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। काफी बच्चे ऐसे हैं कि सर मेरा ये हो जाता, मेरा ये हो जाता, मेरा ये हो जाता, जो हो जाता वो दुनिया के सामने है। सच ये बेटा, मैं हूं चाहे कोई और है, समझ में आ गया क्या। जो हो जाता वो दुनिया के सामने है, और जो दुनिया के सामने एक्चुअल में वही है। समझ में आ गया क्या, मैं मेरे मन में कितना ही 90% वाला हूं, लेकिन मेरा जो फाइनल रिजल्ट है एक्चुअल वही रिजल्ट है। दुनिया उसको ही मानेगी और मुझे भी उसी को मानना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या। इंडिया 2019 के वर्ल्ड कप में बाहर हो गया था सेमीफाइनल में, अब वो कर रहे कि मैं तो मेरे मन में फाइनल जीत चुका हूँ, उनके जीतने से क्या होता है। बात समझ में आई क्या, जो दुनिया को सामने है वो वही दुनिया के सामने है, सच्चाई वही है, ठीक है। तो मेरा कहने का पर्पज क्या है बेटा, आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस साल भी कुछ बच्चे ऐसे थे जो कुछ अपनी गलतियों से और कुछ थोड़ा लक फैक्टर से रह गए, और 1 साल बाद 2 साल बाद आपके चेहरे से ये, मुंह से ये ना सुनना पड़े कि सर ये हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, वो हो गया, ऐसा नहीं सुनना पड़े। इस चीज की प्रिपरेशन आपको आज से ही करनी है बेटा, समझ में आ गया, ठीक है। नो डाउट स्टार्टिंग में कोई परफेक्ट नहीं होता, कमियां सब में होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, लेकिन हमारी कमियों को बेटा, वीकनेस को, कमजोरियों को दूर करना भी हमें ही पड़ेगा। समझ में आ गया। टीचर्स है, पेरेंट्स है, आपको समझा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में तो आपको ही जाके खेलना पड़ेगा, तो हाथ पैर आपको ही मारने पड़ेंगे। समझ में आ गया। रिवर के कॉर्नर पे बैठकर, एज पर बैठकर बेटा कभी को तैरना नहीं सीख सकता। हाथ पैर मारोगे बेटा, अभी ऐसे हाथ पैर नहीं मारने, ठीक है। हाथ पैर मारोगे तो तैरना सीखोगे। स्विमिंग तुम्हें सीखनी है तो खुद एफर्ट करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या। अब बच्चा कहेगा सर हाथ पैर कैसे मारूं, किसके मारूं, ठीक है, मैं तो अकेली रहती हूँ, ठीक है, मम्मी पापा की मत मानना बेटा, खर्चा नहीं देंगे, ठीक है। देखो बेटा, मेरा कहने का मतलब क्या है, जो तुम्हें करना है, मुझे सिलेक्ट होने के लिए क्या करना, हाथ पैर मारने का मतलब क्या, जो तुम्हें करना चाहिए वो तुम्हें डूब के करना है। सर मुझे क्या करना है, किस में डूब जाऊं, हमारे सिलेबस में, हमारी सक्सेस के ड्रीम्स में, ठीक है बेटा। क्या कि मुझे एक एक क्वेश्चन मेरा सही होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन सही होने के लिए मुझे क्या करना, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सिंपल सी बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे क्या करना है, क्लास अच्छे से अटेंड करनी है, घर आके प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, अच्छे से रिवीजन करना पूरे फोकस के साथ, और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट पेपर को उसी डेडिकेशन से देना है। सिंपल काम, आपकी हैबिट ऐसी बन जाएगी, हर टेस्ट पेपर को मेन एग्जाम के अकॉर्डिंग दोगे तो मेन एग्जाम का पेपर अपने आप वैसा ही हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखना, खुद को वैसा बनाओ। अरे एस्ट्रोनॉट जो भी जाते हैं, चाहे इसरो के, चाहे नासा के, कोई भी बेटा, अगर आपको उनको जैसे कुछ भी होता है स्पेस में, अगर मान लो 2 मंथ रहने होते हैं तो 4 मंथ वैसे ही एटमॉस्फेयर में उनको जानबूझ के रखा जाता है। अरे पहले उनका टेस्ट वगैरह होता नहीं होता कि हमें पता है कि 4 मंथ के क्या होता है, 4 मंथ कौन सा इस चीज को मतलब फेस कर सकता है। मान लो हर किसी को लेके कि मैं कर सकता हूँ, मन में तो सब कर सकते हैं, लेकिन जाते ही दूसरे दिन हो जाए मम्मी की याद आ रही है, ठीक है, पता नहीं होता। अरे वहां पे रोने लग जाओगे, स्पेस में जा पाओगे क्या, पता नहीं होता, ठीक है। तो वहां पे पहले कि जो बंदा 4 मंथ रह सकता है इस ऐसे एटमॉस्फेयर में, वो 2 मंथ तो निकाल ही सकता है। समझ में आ गया। और वैसा ही मैं कहता हूँ बेटा, पहले वैसी प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस वैसी करो जैसी मेन एग्जाम में आपको रहना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए। समझ में आ गया। चाहे आर्मी हो बेटा, चाहे एस्ट्रोनॉट हो, कोई हो, जिस एटमॉस्फेयर में तुम्हारा फाइनल तुम्हारा टारगेट है उसी के अकॉर्डिंग खुद को एडेप्ट करना जरूरी है बेटा।
वरना हर हाल में तुम्हारी अनसक्सेस है तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ में आ गया? कोई क्रिकेट टीम हो चाहे और कोई टीम हो, कहीं फॉरेन टूर पर जाती है तो भी उनको प्रैक्टिस मैच दिए जाते हैं। अरे उनको खेलना नहीं आता क्या? ऐसे थोड़ी है कि खेलना भूल गए, खेलना नहीं आता क्या? लेकिन उस एटमॉस्फेयर में मुझे कैसे एडजस्ट करना है, पहले अगर एक दो मैच प्रैक्टिस के अगर मैं खेल लूँ तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, बॉल कैसे आएगी, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। समझ में आ गया? सचिन को शॉट खेलना नहीं आता था क्या? लेकिन उनकी प्रैक्टिस ऐसी थी, फर्स्ट मैच में भी ऐसा ही था और 24 ईयर बाद भी उनकी प्रैक्टिस वैसी थी कि टेस्ट मैच से पहले वही बात है, रात को 9 बजे सोना है तो सोना ही है। ऐसा नहीं कल अपना पेपर अपन पूरी रात पबजी खेल रहे हैं, ठीक है? रात को 9 बजे सोना तो सोना है। टेस्ट जो जिस दिन मैच होता था उसके पहले दिन मुझे चटाई पे सोना तो नीचे दरी पे सोना तो सोना ही है। बेड पे सोऊंगा तो क्या होता, बैक पेन था इनके, तो वो ढंग से खेल नहीं पाते थे। तो उनका डेडिकेशन तो था जिनको सचिन बनाया, बाकी टैलेंट तो धरा रह जाता है। उनके साथ के विनोद कांबली थे, लोग नाम भी भूल गए, उनके कोच खुद कहते हैं विनोद कांबली ज़्यादा टैलेंटेड था, लेकिन लोग उनका नाम भी भूल चुके हैं। सचिन का डेडिकेशन तो था, जो एक एवरेज पर्सन को, जिसकी कोई हाइट नहीं थी, कोई शक्ल नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी प्रैक्टिस से उन्होंने ऐसा टारगेट, इसमें एक लाइफ में एक ऐसा स्पेस ले लिया कि कोई उसको कवर कर ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है क्या? तो मेरा कहने का पर्पज क्या बेटा, सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस ही तुम्हें परफेक्ट बना सकती है। पहले बोलते थे प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट है, आजकल कंपटीशन इतना हो चुका है, प्रैक्टिस तो बहुत लोग करते हैं लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। समझ में आ रहा है? तो आजकल क्या होता है बेटा, परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट। आ गया समझ में? पहले कंपटीशन नहीं था तो वो होता ना अंधों में काना राजा, होता नहीं होता, जिसको किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी को एक आंख से दिखाई दे रहा, वो उनसे बेटर था या नहीं था? पहले वो बात थी बेटा हमारे टाइम में। जिसके फर्स्ट डिवीजन आती थी वो गांव में सुपरस्टार होता था। मेरे में खुद में हुआ है, सच सही है, मेरे खुद के 70+ स्कोर था उस टाइम, 50 साल पहले। मैं भी मेरे आसपास के 36-40 के समथिंग हमारे गाँव, उनमें सब में टॉपर था मैं। और आजकल तो हर किसी के हाँ 50 साल पहले ठीक है, तो मैं भी आज तक तो क्या 70-80 तो नॉर्मल सी बात है, इतने तो स्कूल वाले भेज देते हैं 70% तो तुम्हारे जो भी है बेटा, कहने का मतलब कंपटीशन बढ़ चुका है। पहले जिसको थोड़ा बहुत भी आता, जिसके फर्स्ट डिवीजन आती थी हमारे टाइम में, सच बात है, गाँव में सुपरस्टार होता था वो। 70-80 तो बहुत बड़ी बात है, वो तो मान लो कि डायमंड था वो 70-80 वाला, तो बहुत बड़ी बात थी। तो लेकिन आजकल तो कंपटीशन को नाबालिग बच्चे 90% लिए घूम रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता होता, वो अलग बात है। तो कंपटीशन बढ़ चुका है बेटा, आपकी प्रैक्टिस भी वैसी होनी चाहिए। और डार्विन का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अगर तुम फिट हो तो ही सर्वाइव कर पाओगे। फिट रहने ये नहीं आज ही जिम ज्वाइन कर लो, फिट रहने का मतलब ये नहीं है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग तुम कैसे हो। आ गया समझ में? कंडीशंस के अकॉर्डिंग तुम एडजस्ट कर सकते हो तो ठीक है, वरना नेचर तुम्हें खत्म कर देगी। अरे छोटे मोटे इंसेक्ट थे वो भी बच गए, लेकिन डायनासोर्स है वो खत्म हो गए नहीं हो गए? उनमें पावर की कोई कमी थी क्या? देखा डायनासोर, एक छोटा सा इंसेक्ट होता था बेटा। अरे मूवी नहीं देखी जुरासिक पार्क वगैरह? हाँ वो वाला, ठीक है बेटा, वही वाला, ठीक है। तो डायनासोर्स वगैरह बेटा कितने पावरफुल एनिमल थे, ये खत्म हो गए नहीं हो गए? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए। बात खत्म। हम पे भी यही बात अप्लाई होती है बेटा। बात समझ में आ रही है क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं हो सकता, तो हम खुद को क्या कर सकते हैं, रेस से बाहर कर देंगे, दुनिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं पढ़ाना छोड़ दूं तो ये फील्ड खत्म हो जाएगा क्या? कोचिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगी क्या? मेरा खुद का काम बंद हो जाएगा, कोचिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पे भी ये डिपेंड करता है, आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनोगे तो कोई और बन जाएगा, फिर दुनिया खत्म थोड़ी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा मेरा कहने का मतलब यही है बेटा, आपको प्रैक्टिस वैसे करनी है, क्लासरूम की आपकी प्रैक्टिस हो, चाहे घर की प्रैक्टिस हो, घर पे आप जैसे पढ़ते हो, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका आपका वैसे ही होना चाहिए कि मेन एग्जाम में मेरी मेंटेलिटी क्या होती है। और मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं, पढ़ना वही बात, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा उसी तरीके से पढ़ना कि मेन एग्जाम में तुम्हें क्या करना है। पढ़ते बहुत बच्चे हैं लेकिन सही तरीके से पढ़ना एक अलग इश्यू होता है। आ गया समझ में? तो आपकी डेली की ये प्रैक्टिस है बेटा, वही आपको अंदर से वैसा का वैसा बना देगी। अरे चाइना देखते हैं या अमेरिका देखते हैं, जर्मनी इटली वगैरह देखते हैं, ओलंपिक वगैरह मेडल की लाइन लगा देते हैं, होता नहीं होता? अरे लगाते नहीं लगाते? इंडिया में अपने 1 2 4 मैक्सिमम 8-10 मेडल मैक्सिमम आते हैं, लास्ट हद मार के वो इतने मेडल तो वो डेली जीतते हैं। जीतते नहीं जीतते? क्योंकि उन बच्चों की प्रैक्टिस तो होती है बेटा। अरे होता नहीं होता? वो कपड़े पहनना बाद में सीखते हैं, प्रैक्टिस पहले स्टार्ट कर देते हैं, करते नहीं करते? तो बस उनकी प्रैक्टिस तो होती है, उनको ऐसा बना देती है, अपन तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसे जंप कर सकते हैं, कि ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस करते करते उनको नेचुरल ऐसे हो जाता है। वही बात है, अपने आप वहाँ पे परफॉर्मेंस अपने आप वैसी आती है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, आपकी क्लासरूम की प्रैक्टिस, घर की आप घर पे जो सेल्फ स्टडी करते हो वो प्रैक्टिस, सब कुछ आपकी टॉप क्लास होनी चाहिए बेटा। एवरेज का जमाना ही नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना।
चाहे एवरेज टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कुछ और हो बेटा। आ गया समझ में? एवरेज का जमाना ही नहीं है, तो ध्यान रखना टॉप क्लास आपका एफर्ट होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ सक्सेस अपने आप आ जाती है, बस तुम्हारे मन में ये होना चाहिए। पर डे का टारगेट लेके चलो। एक मेरा पुराना स्टूडेंट था, अभी 2 दिन पहले आके मिला, अमेरिका में डॉक्टर है वो। तो वो बोला अमेरिका शिफ्ट हो गया, सच बता रहा हूँ। 2 दिन पहले उसका पूरे दिन कॉल आ रहा था, दिन में क्लासेस थी, बात नहीं कर पाया। लेकिन जसवंत यादव तो वो बोला बच्चा, उस दिन वो बोला कि सर आज मैं आपसे स्पेशली मिलने आया हूँ। बोले उस दिन आप मुझे अगर डॉक्टर बनाने के लिए मुझे वापस नहीं बुलाते, शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। उसके घर वालों ने कहा था कि तूने 2 साल खराब कर दिए, तैयारी नहीं करवाऊंगा, ये नहीं करवाऊंगा। लेकिन मैंने उसके फादर से बात की, मुझे पता वो बच्चे में पोटेंशियल क्या था। उसके फादर से रिक्वेस्ट करके मैंने बुलाया था, और वो बच्चा वापस आया। फादर से मैंने बोला वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस बच्चे को एक बार और भेजो, उस बच्चे का पोटेंशियल क्या मुझे पता है। और वो बच्चा उसने सेलेक्ट हुआ, फिर MBBS की अमेरिका शिफ्ट हो गया। आज बोला सर मैंने ऐसे पूछ लिया पर ईयर का कितना हो जाता है अपने इंडिया वाले की तरह है या वहाँ कुछ बेटर है? बोले सर पर ईयर के मेरे 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ पर ईयर का प्रॉफिट, ठीक है, उसका खुद का। तो बोला पर्सनली आपसे मिलने आया हूँ सर, आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो। खाली मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं बस, लेकिन आपके लिए आज भी मैं वैसा ही हूँ जब मैं आपके सामने खड़ा रहता था ऐसे हाथ जोड़ के। मनी बेटा तूने इतना बोल दिया मेरे लिए बहुत है, चाहिए कुछ नहीं है। बोले आपके सामने मैं थोड़ा स्टैंडर्ड से आया हूँ। मैंने कहा ये कौन है? बोले मेरी असिस्टेंट है। एक लड़की गाड़ी के पास खड़ी थी, एक लड़का खड़ा था। मैंने कहा ये कौन है? बोले ये मेरा ड्राइवर है। मैंने कहा ये कौन है? बोले ये मेरी असिस्टेंट है। मैंने कहा वाह यार तो वो बात है, स्टैंडर्ड अपने आप आ जाता है। बात समझ में आई क्या? तो मैं ये नहीं करा बेटा, वही बात, सब कुछ बन पाते हैं, लेकिन अगर तुम अच्छे से जी जान लगा दोगे, तुम्हारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने कोई कमी रखी है क्या। अपनी तरफ से जिंदगी में हमेशा खुद सही रहो बेटा, खुद सही होगा, सब कुछ सही होगा। समझ में आ रहा है क्या? और अपन चाहे दूसरे को कितना ही कह दे मैं ऐसा हूँ, मुझे खुद को पता होना चाहिए मैं कितना पानी में हूँ। ठीक है, खुद की नजरों में सही बनो। उसने मुझे यही कहा, बोले सर आज पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या करूं? मैंने कहा एक काम करना। बोले सर खुश रहने के लिए क्या किया जाए? आज ये सब इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सर मैं क्या करूं? मतलब थोड़ी टेंशन रहती है अगर इतना पैसा होने के बाद ही। मगर रात को सोए तो एक ही चीज सोच के सोना कि मैंने आज किसी का बुरा नहीं किया, मेरे हाथों से किसी का गलत नहीं हुआ किसी के साथ। ये सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। पर डे ऐसा सोच के सोओगे, तुम्हारे हाथों से किसी का गलत होगा ही नहीं, और तुम किसी का गलत नहीं करोगे, हमेशा खुश रहोगे। तुम्हारे साथ कितना ही गलत हो कोई टेंशन नहीं है, तुम हमेशा खुद की नजरों में सही होना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, जी जान से मेहनत करोगे तो जिंदगी में किसी न किसी पोजीशन पे जरूर जाओगे। बस खुद के मन में ये होना चाहिए मुझसे किसी का गलत ना हो, और अपने पेरेंट्स का तो किसी हाल में नहीं, ये मान के चल लेना बेटा। जो इंसान अपने पेरेंट्स के साथ गलत करता है जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है, मान के चलना हो। अपन चाहे औरों के साथ कितना ही धोखा दे रहे हैं, मैं अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहा हूँ लेकिन मेरे दोस्तों के साथ तो मुझे दोस्ती निभाना जरूरी है, बकवास है। आ गया समझ में? बाकी सब आते जाते रहेंगे। कैरियर और पेरेंट्स, ये 2 चीज कभी दोबारा जिंदगी में नहीं आती बेटा, इसको खास कर ध्यान रखना। इनके साथ मुझे गलत करना ही नहीं है, कैरियर के साथ तो ईमानदारी से रहना ही रहना है। आ गया समझ में? तो जो भी है जैसे भी बेटा अच्छे से जी जान लगा के मेहनत करते रहो। आपके ये पर डे की प्रैक्टिस आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी आपको खुद को पता नहीं चलेगा, या तो इधर ले जाएगी या उधर ले जाएगी। समझ में आ गया? अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी जगह ले जाएगी, लापरवाही दिखाओगे तो और जगह ले जाएगी। डिपेंड हम पे करता है हमें जाना का है। बात समझ में आ रही है क्या? यस और नो? ठीक है, तो जो भी है बेटा मस्त रहो, खुश रहो, लेकिन इतना भी खुश मत रहो कि वही बात है कि हम जो करें गलत कर रहे हैं, हमें उसका फील ही नहीं है। अपनी तरफ से जी जान लगाओ, सब अच्छा होगा बेटा। पर टेस्ट का टारगेट लेके चलोगे, इस टेस्ट में मुझे इतना करना है तो करना है, जो होगा अच्छा होगा बेटा। क्लियर है? टीचर एंड रोड खुद वहीं रह जाते हैं पर दूसरों को मंजिल दिखा देते हैं। बिल्कुल बेटा बात सही है तुम्हारे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मस्त रहो, हमें तो वहीं रहना है। हम तो लास्ट ईयर भी स्टेज पे थे, आज भी स्टेज पे पोडियम पे वहीं रहेंगे, लेकिन तुम लोग आगे बढ़ो बेटा, अच्छी बात है। मस्त रहो, खुश रहो। ठीक है, तो जो तुम्हें करवाए बेटा वैसी प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं मैं कर लूंगा, करके देखो बेटा। समझ में आ गया? क्योंकि वहाँ टीचर नहीं बैठा होगा एग्जाम हॉल में, टीचर के नोट्स नहीं होंगे तुम्हारे पास, खुद का दिमाग होगा, तो खुद को आना चाहिए कि मैंने कैसे किया, क्या मुझे करना है। क्लियर है? बात समझ में आई क्या? चलो बेटा, तो ये नोट कर लेना स्ट्रक्चर कैसे करना है, क्या करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी 1-2 स्ट्रक्चर और बताऊंगा और इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? चलो अच्छे से कर लेना बेटा। कई स्ट्रक्चर्स मैंने बताई है, एक एक स्ट्रक्चर जाके आपको बना के देखनी है, कोई डाउट हो पूछ लेना बेटा। क्लियर? क्या? हाँ 65 ईयर है। आप भी बेटा रोज 1-2 मिनट एक्सरसाइज किया करो पर डे, यंग लगोगे। ठीक है, चलो बेटा, चलो ठीक है, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 66 ईयर्स ठीक है, बाय।